तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का क और ख। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि आप लोग भाई हमारे अन्नदाता के तौर पर हैं। तो समझिए कि अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट देखने में अच्छा लगता है या आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने में कोई वीडियो अच्छा लगता है, कोई लड़ाई कब हुआ, विमान हादसा कैसे हुआ, या विमान जब तबाह होता है तो उसके साथ क्या होता है, या लापता यात्रियों का क्या हुआ, तो इन सब के लिए एक अलग से चैनल बनाया गया है जिसका नाम है इतिहास गुरु। एकदम नया चैनल है, आप इसको जाके हम भी देखिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पे आपको हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे जो वीडियो आपको देखने में ज्यादा मजा आएगा। तो सॉरी, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, ठीक, सवाल नंबर 1 क्या है समझिए। पहला सवाल में कह रहा है आपका कि देखिए, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। सवाल ये कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन फसल उगाई जा सकती है। ध्यान सुनिए, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि स्टेट में क्या पाई जाएंगे? जलोढ़ मिट्टी। बोले कि इस मिट्टी से क्या होगा? गन्ना होगा, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें क्या होती है? उगाई जाती है। मतलब समझिए जलोढ़ मिट्टी क्या होगी? ऐसी मिट्टी जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा ही तैयार होती है, वो मिट्टी क्या होगी? जलोढ़ मिट्टी। सवाल नंबर 2, बोले कि समुद्र कृषि से आप क्या समझते हैं। बोले कि पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर किए जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? समुद्र कृषि। जैसे कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे खेत बनाए जाते हैं सीढ़ी नुमा ढाल, तो ये देख रहे हैं ऐसे ये सीढ़ी टाइप का होता है, जैसे हमको फिगर दिखाता है। देखिए, ये जितना भी आपको दिख रहा है फिगर, जैसे अगर हम इसको जूम कर रहे हैं, देखिए जूम करते हैं, तो ये जो फिगर आपको दिख रही है सीढ़ी नुमा खेती, देख रहे हैं कैसे सीढ़ी जैसे उतरा हुआ है। और ये खेत है, ये कोई घूमने वाली जगह नहीं है, सभी खेत है जहाँ पे फसलों को तैयार किया जाता है। ठीक है, अब बात करें तीसरा सवाल में। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? बोले कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग मानी जाती है। बोले कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि शेषकर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर जाती है। ऐसे समझिए जैसे ये मान के लेके कोई मेरा खेत है, तो हमने यहाँ पे फसल लगाया, यहाँ पे फसल लगाया, अब हमने बीच में घास की पट्टी लगा दी। अब घास क्या काम करता है? आप देखते हैं कि घास की जगह बहुत बड़ी होती है, तो मिट्टी को पकड़ के रखेगी, जिससे मिट्टी के जैसे हवा की तरह मिट्टी का अपर्दन भी नहीं होगा और फसल अच्छे से तैयार भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, तो कि भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है, वहां की मृदा का क्या विशेषता है। देखिए, बोला है कि गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, ठीक, उसके बाद महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियां के द्वारा क्या हुआ है? पूर्वी तटीय मैदान में क्या हुआ? डेल्टा का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, बोला है कि इस मिट्टी का गठन कैसे होगा? बालू, सील्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। अब डेल्टा अगर बात की, जैसे मान के लिए कोई नदी ऐसे निकल के आ रही है, ठीक है, ये कोई नदी ऐसे ऐसे निकल के आ रही है, अभी नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आता है, वो मिट्टी को क्या करेगा? ऐसे बीच में एक जगह इकट्ठा करना शुरू होगी। अब ये पानी का धर इधर से बह के जा रहा है, पानी का धर इधर से जा रहा है, अब धीरे धीरे यही मिट्टी क्या होगी? एकदम बड़ा होते चला जाएगा, इसी को क्या कहेंगे हम? यही हो जाएगा आपका डेल्टा। और अधिकांश दिखेगा तो सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा, वो इसी तरह से बना हुआ है। सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? वहां पे सुंदरी नामक काफी ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, इसका तो उसका नाम पड़ा सुंदरवन। देखिए नेक्स्ट वाले, फसल चक्रण मिट्टी संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो देखिए बोला है कि दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन की फसल को उगाना फसल चक्रण कहलाता है। ठीक, बोले कि कोई भी दो धान्य फसल ले लीजिए, उसके बीच में कोई भी एक दलहन फसल उगाइए। जैसे में कि जब गेहूं उगाया जाता है तो देखिएगा गेहूं के बीच बीच में तिलहन को छेड़ दिया जाता है। या जब मक्का जब उगाया जाता है तो मक्के उगाने के क्रम में चारों साइड से इसकी बाजरे की खेती की जाती है, ताकि एक ही स्थिति में वो सिक्योर भी रहे और अंदर जो मक्का है वो अपना प्रोटेक्शन के हिसाब से बढ़ता भी रहे। लेकिन इसके द्वारा मिट्टी के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। बिल्कुल करिए मानते हैं। बोले कि जल क्रांतिता कैसे उपस्थित होता है, मिट्टी उत्पादन में इसकी क्या भूमिका। हम आपको पहले समझा देते, जल क्रांतिता मतलब होता है कि खेत में बहुत अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है? मिट्टी के गुण का खो जा रहा है, या मिट्टी या तो बहुत ज्यादा अम्लीय होगी या बहुत ज्यादा क्षारीय होगी या दोनों हो सकती है, इस तरह से फसल नष्ट हो जाती है। बोले कि अति सिंचाई से जल क्रांतिता की समस्या पैदा होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में
इससे भूमि का निम्नीकरण होता है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में फसलों की सिंचाई कर देते हैं तो इससे क्या होगी, मिट्टी खराब होगी, और मिट्टी खराब होने के दौरान जो होने वाले फसल होंगे वो फसल अच्छे नहीं होंगे। बल्कि जल क्रांतता से मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटते जाती है और भूमि धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। बल्कि जल क्रांतता एक बड़ी समस्या है जो मिट्टी अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट सवाल, बड़े कि मिट्टी संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। ये सब क्या है, ये जितना भी हम लोग सवाल करें ये सब लीजिए। और एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, केवल इतिहास के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए, इंटरेस्टिंग किसी भी तरह का वीडियो देखने के लिए, इसमें आपको इंटरेस्ट होती है लड़ाई कैसे हुआ, ये बम कैसे फटा, परमाणु बम कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज कैसे कैसे करता, उस चीज की बेहतर जानकारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका जो लिंक है वो हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, नाम क्या है, फिर से एक बार नाम रखेंगे, वो नाम रहेगा आपका इतिहास गुरु के नाम। ठीक है, वहाँ पे हमारी फोटो लगी होगी, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझिए, बड़ी कि मृदा क्या है, परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। बोले कि मिट्टी क्या है, मिट्टी परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बोले कि यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। बोले कि मिट्टी में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। लेकिन मिट्टी के अंदर जो उर्वरता होती है उससे इंसान की जीवन काफी ज्यादा प्रभावित होता है। बड़े और देश की नियति का भी निर्धारण करते हैं। बड़े कि मिट्टी निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाती है। आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। और सोचिए किसी भी कारण से, प्रकृति के मानवीय कारण से जब मिट्टी का क्षय होता है तो क्या उस जगह पे वापस उस तरह की मिट्टी बनाई जा सकती है या उस तरह की उस मिट्टी को उगाया जा सकता है? जवाब होगा नहीं। नेक्स्ट है, बड़े की मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। विविध क्रिया मतलब या तो मानवीय कारक या फिर प्रकृति कारक। बड़े की यह मृदा की बहुत बड़ी समस्या है। मृदा का क्षरण कई कारणों जैसे वायु और जल के तेज बहाव से, मतलब बहुत ज्यादा तेज हवा है या बहुत तेज पानी का बहाव है तो मिट्टी को अपने साथ काट लेती है। जल कर्दता हम आपको समझा दिए थे कि खेतों में अत्यधिक मात्रा में जल का जमा हो जाना जल कर्दता कहलाता है। अति पशुचारण मतलब जैसे कहीं चरने वाली जमीन है, वहां पे जब पशु घास को दांत से खींचती हैं तो खींचने के दौरान जो फसल होती है, घास होती है, जब कबरती है उसके साथ उसकी जड़ों में बहुत सारी मिट्टी भी बाहर आ जाती है, जो मिट्टी धीरे धीरे ऐसी मिट्टी बहुत बड़े एरिया से खत्म हो जाती है। तो अगर खनन के द्वारा अत्यधिक जैसे मानवीय अनुक्रिया द्वारा होता है, लेकिन वृक्षारोपण करके हम इसको रोक सकते हैं, पट्टीदार कृषि खेती करके रोक सकते हैं, फसल चक्रण से रोक सकते हैं, समृद्ध कृषि के द्वारा इन सब चीजों को क्या होता है, रोका जा सकता है। लेकिन वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त। ठीक है, सबसे बड़ी शर्त क्या है, वृक्षारोपण, जिससे मिट्टी को बाधा पहुंचती है। बाधा समझिए फिर ऐसे जिससे ये मिट्टी को क्या रखते हैं, बांधे रहती है। इनके पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता होती है, क्योंकि जो पत्ती नीचे गिरेंगे वो पत्ती सड़ेंगे, और पत्ती सड़ के क्या बनेंगे, खाद, और खाद बनाएंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, फसलों को। और कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था इसका योगदान लगभग नहीं है, स्पष्ट तरीके से। लेकिन भारत में पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बुरा है कि भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में पशु है, लेकिन पशु होना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी चीज है उनको पोषक तत्व देने के लिए चरगाह का होना, एक बहुत खुली जगह का होना जहां वे अपने पूरे मन विचार से घास ग्रहण करें। क्योंकि पशु है लेकिन हमारे पास उस तरह की कैटेगरी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास एक अच्छी विशेषता नहीं है। लेकिन वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि को 2-3 वर्ष से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। देखिए कुछ ऐसे जमीन जो परती तो है, लेकिन परती होने के दौरान वो पशु चारण में इस्तेमाल तो हो नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी फसल उत्पादित नहीं होगा। बट कि अगर ऐसी भूमि को शुद्ध बोई गई भूमि क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए, तभी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य होगा। सोचिए इतना कम। बड़े कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान का कारण है। पहला, उन्नत पशु नस्लों की अपर्याप्तता। हमारे पास हाई क्वालिटी के कोई भी ऐसे पशु नहीं है जिनसे हम ब्रीड करा के किसी नए जनरेशन का विकास कर सके। दूसरा, चारागाह के लिए हमारे पास भूमि मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर भूमि होता तो पशु बाहर खाते, जिससे दहन मतलब
काफी ज्यादा मात्रा में हमसे हमें फायदा होता है। वैज्ञानिक प्रणाली मतलब ऐसा समझे, हम किसी भी स्थिति में, इसमें खास करके टेक्नोलॉजी में हम जो पशु के मामले में हम बहुत ज्यादा पीछे, हम आज भी बहुत ज्यादा पौराणिक या पुरानी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या का अति दबाव, जैसे जैसे जनसंख्या आप जान रहे हैं कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण जो खाली जमीनें भी है उस पर खेती ना होकर लोग घर बना रहे हैं, जिस कारण से अच्छी खासी जमीन क्या हो जाएगी, खत्म हो जा रही है, या फसल रहने योग्य वो नहीं रह जाती। तो हमने लेसन वन का क खत्म कर लिया, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन वन का क। और आपने वीडियो में इतना तक देखा और आपको समझ में आया तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग की सबसे गलती यही चीज होती है, सुस्त हो जाता है, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट क्या कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कमेंट कीजिए, देखते हैं आप कितना कर सकते हैं। आपकी क्षमता, हमको तो नहीं लगता आप हार्ड में 10 कर सकते हैं, क्षमता है तो 100 कमेंट करके कर लीजिए। कितने व्यक्ति हैं, चलिए चैलेंज है कि कोई भी व्यक्ति हमको 100 कमेंट करके दिखा दे, तो कोई व्यक्ति हम काउंट कर लेंगे, हम आपको काउंट करके बता भी देंगे कि कौन व्यक्ति थे जिनका कल कितना था, नहीं कर पाते हैं आप लोग। देखिए बोल रहे हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन समझिए। बोले कि एक ऐसी परियोजना है, एक ऐसा काम जो काम एक ही हो लेकिन जब उसको किया जाए, उसके करने के दौरान उससे बहुत सारे काम बहुत ज्यादा आसान हो जाए। जैसे अगर हम बांध बनाते हैं तो बांध में जब पानी होता है तो पहला बात है बिजली बनता है, नीचे टरबाइन चलता है। दूसरा, नदियों में उसमें हम पानी भेज सकते हैं, जो नदी सूख जाती है तो जब बांध को खोला जाता है तो उसमें पानी आ जाता है। तीसरा, मछली पालन हो जाता है। उसी तरह से बोल रहा है देखिए कि वैसी परियोजना जिसके द्वारा कई उद्देश्य हो, जैसे बाढ़ नियंत्रण करना, मिट्टी अपरदन पर रोक लगाना, पेय एवं सिंचाई हेतु जल आपूर्ति करना, विद्युत का उत्पादन करना, मछली पालन करना, जल कृषि करना, वन्यजीव संरक्षण करना इत्यादि की आपूर्ति एक साथ हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है। नंबर 2, बोले कि जल संसाधन के जया नहीं क्या, जल संसाधन के क्या उपयोग है नीचे। तो जल को ही क्या कहा गया, जीवन कहा जाता है। जल के उपयोग की सूची बहुत लंबी है, पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मलमूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अपर्याप्त। अगर सिंपल सी लाइन में कहें तो जीवन जन्म से लेकर मरने तक हर एक इंसान या हर एक जीवित प्राणी को जल चाहिए। इसके अलावा जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि वानिका, जल क्रीड़ा जैसे कार्यों की कल्पना बिना जल की नहीं की जा सकती। अब मछली कहाँ पलेगा, मालूम है। अब अधिकांश खेल लोग अभी देखिएगा तो इसमें खेलते हैं पानी में। गर्मी का दिन आता है तो वाटर पार्क, तो ये सब किसकी उपयोगिता है भाई, बिना जल का ये पॉसिबल नहीं है। और बिना होता ना, बिना वाटर का या बिना जल का लाइफ भी सोचना बहुत ज्यादा क्या है आपका मुश्किल है, टफ है, नहीं है, टफ के इम्पॉसिबल है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का क्या कारण है, तो समझिए। बोल रहा है कि जल एक व्यापक उपयोगिता वाला संसाधन है और सभी के लिए आवश्यक भी है। ठीक, अतः अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक जल प्राप्त करना जल का बंटवारा ही क्या है विवाद का मुख्य कारण। तो भारत में कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे की काफी ज्यादा विवाद कर रहा है पुराना, अगर आप समझिए। जैसे हम समझाते हैं आपको, हमने यहाँ से जैसे मान चले कि चलिए हमने कोई देश का बॉर्डर बना दिया, हमने यहाँ पे 2 देश लिया, एक ए और एक बी। अब यहाँ से देखिए दिक्कत क्या है, ये तो बन चुका। अब यहाँ से कि मान चले नदी निकल रही है, ये जो ग्रीन डॉट देख रही है ये नदी है। अब ये नदी बह तो रही है लेकिन दिक्कत ये चीज है, इस नदी का कुछ भाग इधर है, इस नदी का कुछ भाग इधर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक स्टेट कहते हैं कि नहीं ये नदी का अधिकांश भाग हमारे तरफ है, तो इसको पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होगा, हमारा होगा। तो यही छोटी छोटी जो बातें हैं इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राज्य क्या था? जल विवाद। ठीक है। नेक्स्ट वाले कि जल संकट क्या है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जल संकट से क्या समझते हैं। तो बोल रहा है कि उद्देशित जनित जल की अनुपलब्धता को जल संकट के रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसे जल जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, जैसे खाने पीने के लिए जरूरी है, खाना बनाने के लिए अच्छा जल की जरूरी है, और जब वो जल अब मुश्किल से मिलने लगे, धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होने लगे, तो ऐसी चीज को कहा जाता है जल संकट। लेकिन पृथ्वी पे विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल दुर्लभ एक जटिल समस्या है। देखिए बोले कि पृथ्वी पे बहुत ज्यादा मात्रा में सागर मौजूद है, समुद्र मौजूद है, सभी समुद्र पानी से भरे हुए हैं, लेकिन वो पानी इतने गंदे या लवणीय होते हैं कि उसको पी नहीं सकते हैं। हमारे पास पीने लायक अगर पानी देखेंगे तो 0.08% पानी ही है जो अभी हम पीने लायक इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। बोले कि जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। बोले कि जैसे हम ये सोचते हैं कि जल संकट हो रहा है तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि भाई सूखा पड़ जाएगा, ये चीज खत्म हो जाएगा, वो चीज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
बोले कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों को वर्णन करो। मतलब ऐसा क्या कारण है कि भारत की नदियां प्रदूषित हो रही है? पहला, शहरों में बढ़ती आबादी और जीवन शैली। शहरों में प्रतिदिन आबादी बढ़ती जा रही है और अधिकांश शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में फैक्ट्री चलते हैं, कल कारखाने चलते हैं, तो उससे निकलने वाली गंदगी को सीधा कहाँ डाल दिया जाता है? नदी में। दूसरा, वही तो मल जल का नदियों में निस्तारण। मतलब ऐसे जल जो बहुत ज्यादा मात्रा में गंदे हैं, मल धोने का इस्तेमाल किया गया है या जानवर को नहलाया गया है, वैसे भी पानी को सीधा किसमें मिला दिया जाता है? नदी में। तीसरा, धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास, ये भी चीज है। इससे बहुत ज्यादा क्या होता है कि पूजा पाठ करने के बाद या किसी भी स्थिति में लोग उन्हीं वो पूजा का जितना भी सामान है, कपूर है या जो भी चीज जला हो, उसको नदी में डाल देते हैं। इससे नदी दूषित भी होती है। पहली वाली बात नहीं है, अब इतना ज्यादा प्रदूषण है कि नदी बहुत ज्यादा दूषित हो जाती है। औद्योगिक और चीज के नदियों में मिलना, हमने आपको समझा, जैसे मान चले कि इस तरह का अगर हम बहुत सारा फैक्ट्री बनाते हैं, तो फैक्ट्री का जो पानी है ये कहाँ मिलेगा? फैक्ट्री का पानी अगर नदी में ही गिरेगा, नदी में गिरेगा तो ये बहने वाले सभी नदियों को क्या, पानी को क्या कर देगा? दूषित कर देगा। और एक है शवों का विसर्जन। आपने देखा होगा कि अधिकांश जब जीव जानवर मर जाते हैं या कोई जानवर मर गया, तो लोग उसके डेड बॉडी को ऐसी नदी तालाब में फेंक देते हैं। तो धीरे धीरे यही डेड बॉडी जब डिकम्पोज होंगे तो पानी में मिलेगी, और पानी में मिलने के बाद क्या करेंगे? पानी को दूषित या पानी को जहरीला करेंगे। आते हैं इस शब्द का दीर्घ में। पहला, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग है? सवाल सिंपल सी बात है कि जल संरक्षण आपके विचार में क्या है? देखिए, बोले कि उद्देशित जनित जल की पर्याप्तता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना तथा वर्षा ऋतु में निश्चित बहने वाले जल को सुरक्षित रखना, ये जल संरक्षण कहलाता है। मतलब बोले कि जल को बचाए रखना है, दूसरा जल को गंदा होने से बचाना है, तीसरा बारिश में जो पानी होते हैं उस पानी को स्टोर करना है ताकि जल हमारे आने वाले कल के लिए इस्तेमाल हो सके। ऐसी पद्धति को क्या कहा जाता है? जल संरक्षण। देखिए, बोला कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। बोला कि भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत होता है। आज इसका कई प्रकार से दोहन भी हो रहा है। भूमिगत जल मतलब वैसे पानी जो जमीन के नीचे स्थित है, बारिश हुआ ऋषि, और ऋषि के पानी कहाँ चले गए? नीचे। जिससे भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है, अतः इसकी पुनः पूर्ति आवश्यक है। बोले कि इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग करना, वेटलैंड का संरक्षण करना, वर्षा जल। एक सिंपल सी थ्योरी करें कि भूमिगत जल कैसे आएगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, नदी तालाब को खुदाई कराइए, पानी को बचाइए, वर्षा जल को नदी तालाब में जाने का रास्ता दीजिए ताकि ये पानी जो है नीचे नीचे स्टोर होता रहे और ये लेवल आपको बरकरार रहे। नंबर 2, जल संभर प्रबंधन। बोले कि जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी, जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। आप अधिकांश देखते होंगे कि ऐसी बहुत सारी मशीनें बैठी होती हैं जो पानी को साफ करती है, पानी को पूरा फिल्टर करके आपको दे देती है। तो इस तरह का पॉइंट कहा जाता है जल संभर प्रबंधन। बल्कि इस प्रबंधन की छोटी इकाई पर लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए जलाशय, नहरों इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। बोले कि आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा नहर बनाइए, नदी बनाइए, ताकि पानी का सोर्स बना रहे। जितना ज्यादा नदी या नहर होंगे, पानी उतना ही ज्यादा बना रहेगा आपके पास, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे हर एक कुआं भरे जा चुके हैं। तकनीक विकास में पढ़े कि तकनीक विकास से तात्पर्य ऐसे उपक्रम से है, मतलब सेटेलाइट से है, जिसमें जल का कम से कम उपयोग किया जाए, अधिक लाभ लिया जाए। ठीक है, जैसे ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई देखिए, इस तरह से पाइप जाता है और यहाँ पर छोटे छोटे नल होते हैं, तो ये हर एक पौधे के एकदम जड़ के पास बूंद बूंद करके गिरते रहते हैं, जिससे क्या होता है? पूरे खेत में पानी भी मिल जाता है और पानी बर्बाद होने से बच भी जाता है। आज का लास्ट सवाल, बड़ी कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है? इसके संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। समझे, बड़ी कि हमारे लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा वर्षा जल द्वारा ही पूरी होती है। आप कितना भी मोटर के नीचे से पानी निकाल लीजिए, जब तक वर्षा जल नहीं होगा या जब तक वर्षा नहीं होगा, वो पानी खुद को मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि नीचे का पानी स्टोर है, उसको पता है कि वो कितना पानी है। लेकिन जब बारिश होती है तो पानी को संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी कि खासकर हमारे देश की कृषि वर्षा जल पर ही आधारित रहती है। लेकिन पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संरक्षण छत पर किया जाता था। बल्कि झारखंड उड़खंड या राजस्थान में क्या किया जाता है, जैसे छत होता है, छत के ऊपर इस तरह से ऐसे पाइप डाल दिया जाता है। जब बारिश होता है तो बारिश से पाइप के माध्यम से सीधा जाकर टंकी में नीचे क्या हो जाता है? बैठ जाता है। उसके बाद बोले कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे मिट्टी क्या हो जाती थी? संरक्षित कर खेत हो जाती थी। देखिए, लंबे समय तक जब किसी गड्ढे में उसको भर दिया जाता था तो जो मिट्टी होती थी, मिट्टी धीरे धीरे ह्यूमस बदल जाते थे और वही ह्यूमस खेतों के लिए काफी ज्यादा काम आते थे। बोले कि इसे राजस्थान के जैसलमेर में खरदीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से जाना जाता है। मतलब हर एक स्टेट में इसका नाम क्या है? बिल्कुल अलग अलग है, कहीं पे कुछ और तो कहीं पे कुछ और। बल्कि इस कार्य में राजस्थान के एनजीओ तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं।
मेघालय के शिलोंग में छत वर्षा जल का संग्रहण आज भी प्रचलित है, मतलब वहां पे छत पे पाइप लगा दिया जाता है, और जब भी बारिश होता है तो वो पाइप का जो पानी वो सीधा जाकर नीचे टैंक में जमा हो जाता है। हम उसको अपने पीने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन बाकी अन्य सभी कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े कि कर्नाटक के मैसूर जिले में गंगथर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है। तो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाइल है, बोला है कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान राजस्थान नहीं, इसको कर लीजिएगा राजस्थान एवं गुजरात के राज्य में वर्षा जल संरक्षण पूर्ण पूर्ति चक्र योग्य है। तो आज की क्लास होकर हमारे खत्म, और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू क्लास में तक बने रहने के लिए। और एक बार फिर से नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।